नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार की बड़ी पहल, टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए रेस्टोरेंट और होटलों में भी लगेगी वैक्सीन। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 10वीं में पास हुए विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप लेने के लिए पहले देनी होगी बोर्ड परीक्षा। किसानों ने दिल्ली पुलिस के 2 एसआई से की थी मारपीट, कई किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए जल्द ही भोजनालय और रेस्टोरेंट व होटलों में भी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा दिव्यांगों को टीकाकरण केंद्र तक आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी आशा वर्करों और संबंधित कर्मचारी उन लोगों को दूसरी खुराक लेने के लिए प्रेरित करेंगे जिन्होंने पहली डोज ले ली है। प्रदेश में 82% स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। अब बता दें कि हरियाणा में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी पहल की है। हरियाणा में कोरोना के नए केस कम हो रहे हैं। 24 घंटे की बात करें तो हरियाणा में कोरोना के 426 नए केस सामने आए हैं, जबकि 45 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ कई लोगों ने कोरोना को हरा भी दिया है और इसी के साथ राज्य के रिकवरी रेट 98.15% पर पहुंच गई है, जो कि राहत की बात है। अभी राज्य में कोरोना के 5,786 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में अब तक कुल 7,65,522 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 8,949 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं के परीक्षा परिणाम में सभी बच्चे पास हो गए हैं। इसके बावजूद इन विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। दरअसल अगर बच्चों को स्कॉलरशिप चाहिए तो पहले बोर्ड परीक्षा पास करनी होगी, जिसके बाद शीर्ष स्थान पर रहने वाले बच्चों को ही स्कॉलरशिप दी जाएगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि महामारी का संक्रमण कम होने के बाद परिस्थितियां अनुकूल होने पर बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें इच्छुक छात्र शामिल हो सकेंगे। परीक्षा में शरीक हुए छात्र और बच्चों को ही सरकार स्कॉलरशिप देगी। वहीं पहले से 8वीं तक के बच्चों को इस बार किताबें खरीदने के लिए 200 से 300 रुपए सीधे उनके खाते में डाले जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोरोना का संक्रमण कम होने से हालात सामान्य हो रहे हैं। हालांकि अब भी अभिभावक और छात्र सहमे हुए हैं, इसलिए पहलुओं का आंकलन करने के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। सिंगू बॉर्डर पर किसानों पर दिल्ली पुलिस के एएसआई ने मारपीट का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि पानीपत की तरफ से आ रहे जत्थे के फोटो खींचने पर उनकी मारपीट की गई। मामले का पता लगने पर नरेला थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर दोनों को किसानों से छुड़वाया। पुलिस ने घायल एएसआई के बयान पर एक महिला समेत कई किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच में नियुक्त एएसआई रमेश ने नरेला पुलिस को बताया कि वे अपने साथी एएसआई चंद्र सिंह के साथ ड्यूटी पर थे। इस बीच किसानों का एक जत्था पानीपत की तरफ से आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहा था। वे किसानों के जत्थे को फोटो ले रहे थे और इस बीच एक महिला उनके पास आई और फोटो लेने के लिए मना किया। पुलिस ने ये भी कहा है कि महिला ने अन्य साथियों को बुला लिया और एएसआई रमेश का आरोप है कि सभी ने मिलकर उनकी पिटाई की है और पंडेर के कैंप में ले गए। उन्होंने किसानों को दिल्ली पुलिस की पहचान पत्र भी दिखाई, लेकिन वे नहीं माने और इसके बाद किसी तरह से घटना की सूचना नरेला थाना प्रभारी को मिली और एएसएचओ नरेला मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों के चंगुल से उन्हें मुक्त कराया। पुलिस ने घायल दोनों पुलिसकर्मियों को पूछताछ के लिए बाद में उनके अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। हरियाणा प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों का ग्राफ ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के 17 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 13 मरीजों की जान चलेगी। सबसे ज्यादा 7 मौतें फरीदाबाद के और 4 मौतें हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में हुई हैं, जबकि 2 मौत करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में हुई हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस से अब तक 137 मौतें हो चुकी हैं। ये ब्लैक फंगस के कुल मरीजों का आंकड़ा अब लगभग 1290 हो गया है। पीड़ितों का कहना है कि 7 मई को ब्लैक फंगस का पहला केस मिलने के बाद से अब तक प्रदेश सरकार व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं कर पा रही है। अभी भी प्रदेश सरकार एम्फोटेरिसन भी इंजेक्शन के लिए केंद्र पर निर्भर है। मरीजों की जरूरत के अनुसार इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं और मरीजों की संख्या बढ़ने से मेडिकल कॉलेजों में व्यवस्थाएं भी कम पड़ने लगी हैं। इसका खमियाजा लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ रहा है। टीका है जिंदगी अभियान के तहत विधायक असीम गोयल ने आज अंबाला में तकरीबन 30 जगह कैंप लगाए। वहीं मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया व उनके साथ बंतो कटारिया ने भी अंबाला में शिरकत की। वहीं रतनलाल कटारिया ने विधायक असीम गोयल को इस अभियान को कामयाब बनाने की बधाई दी।
हरियाणा सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने कोरोना के मरीजों को बड़ी राहत दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मांग पर केंद्र सरकार ने एम्बुलेंस पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दर में कमी कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा इस पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर 12% कर दिया गया है। हरियाणा के आबकारी एवं कराधान मंत्री के नाते दुष्यंत चौटाला ने जीएसटी काउंसिल में यह मुद्दा उठाया था। उसके साथ ही केंद्र सरकार ने विद्युत शवदाह पर मौजूद टैक्स को भी कम कर दिया है। अब इस पर जीएसटी 5% कर दिया गया है। दुष्यंत चौटाला शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। बैठक में दुष्यंत चौटाला ने बताया कि कोविड से संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी निर्धारित करने के लिए बनाए गए मंत्रियों के समूह की 6 सदस्यीय कमेटी के सभी सुझाव को जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार कर लिया है। हरियाणा की ओर से 2 सुझाव दिए गए थे, जिसमें कोविड वस्तुओं पर जीएसटी रेट की छूट की समय सीमा बढ़ाने व विद्युत शवदाह पर मौजूदा टैक्स को कम करने की गुजारिश की गई थी। इसके बाद जीएसटी पर छूट की सीमा को 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस मौजूदा समय में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रमुख हिस्सा है और इसी को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल ने एम्बुलेंस पर 16% टैक्स को कर दिया है। दूसरे प्रदेशों में बसों की आवाजाही बंद करने के कारण ठप पर चल रहे रूट अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। रोडवेज विभाग की ओर से दिल्ली रूट की सेवाएं कुछ दिन पहले ही बहाल कर दी गई थी। वहीं अब सोमवार से जयपुर व कोटा के लिए भी बस सेवा शुरू हो जाएगी। विभाग ने इस समय क्लीनिंग पर टाइम टेबल जारी कर दिया है और जयपुर के लिए रोहतक डिपो से सुबह 6:10 पर और कोटा के लिए सुबह 8:10 पर बस सेवा शुरू कर दी गई है। कोचिंग के लिए जयपुर व कोटा जाने वाले छात्रों को अब बड़ी राहत मिलेगी। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे। आसपास के जिलों से करीब 5000 से अधिक छात्र जयपुर व कोटा में कोचिंग ले रहे हैं। उन्हें संस्थान वापसी के लिए बड़ी आसानी रहेगी। इसके अलावा जम्मू के कटरा, हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ व उत्तराखंड के हरिद्वार के लिए भी रोहतक डिपो से बसों की सुविधा होती है, लेकिन अभी यह सुविधा बंद ही चल रही है। विभाग के मुख्यालय ने इन रूटों को शुरू करने का कोई निर्देश नहीं दिया है। हरियाणा में 3 महीने के भीतर सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की तैयारी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा विवाद खत्म करने के लिए करनाल क्षेत्र में 20 स्थानों पर 15 जुलाई तक पिलर लगा दिए जाएंगे। वित्त आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि स्वामित्व योजना का कार्य 90 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। हरियाणा की पहल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में इस योजना को लागू कर दिया है। उम्मीद है कि योजना को सबसे पहले हरियाणा अपने यहाँ पूरा करेगा। वित्त आयुक्त ने कहा है कि उत्तर प्रदेश से सीमा विवाद सुलझाने के लिए पानीपत, सोनीपत, पलवल, फरीदाबाद और करनाल के उपायुक्तों की एक बैठक 16 जून को करनाल में आयोजित की जाएगी। इसमें इन सभी अधिकारियों को करनाल में उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगते सीमांकन क्षेत्र का दौरा कराया जाएगा, ताकि वे अपने जिले में सीमा से सटे क्षेत्र में भी यह कार्य पूरा करा सके। उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली के साथ लगती हरियाणा की सीमा के क्षेत्र का स्क्रिप्ट तैयार करें और ताकि जल्द से जल्द इन कमियों को और विवादों को निपटाया जा सके। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।